Hello viewers, welcome in this video. In this video we will see the topic decolonization and independence. कैसे धीरे धीरे जो है जितनी कॉलोनीज थे वो आज़ाद होने लगे और उनका जो इकोनॉमिक कंडीशन था वो क्या था। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सेकेंड वर्ल्ड वार जब खत्म हुआ उस वक्त जो है बहुत सारे जो वर्ल्ड के कंट्री थे वे यूरोपियन पावर के अंडर में थे, उनके कॉलोनीज थे। लेकिन अगले दो जो डेकेड्स थे उसमें एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे कॉलोनीज फ्री होने लगे और इंडिपेंडेंट नेशन के फॉर्म में उभर करके सामने आए। लेकिन इंडिपेंडेंट तो वो हो गए, उनके ऊपर जो है पॉवर्टी का पूरा ओवरबर्डन था, उनके पास रिसोर्सेस नहीं थे, साथ में उनका जो इकोनॉमिक कंडीशन था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। सोसाइटी हैंडीकैप्ड हो चुकी थी बहुत ज़्यादा दिन तक गुलाम रहने के कारण। तो इस वक्त IMF और वर्ल्ड बैंक इन दोनों को ऐसे डिजाइन किया गया था कि जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनके नीड्स को फुलफिल करे। लेकिन अब क्या था कि ऑलरेडी बहुत वो जो डेवलप कंट्री थे काफी डेवलप हो चुके थे, तो इन जो ऑर्गेनाइजेशन थे उनके पास ऐसे इक्विपमेंट नहीं थे कि जो पॉवर्टी को हटा सके या जो डेवलपमेंट है उसको जो है कैसे आगे ले जाया जा सके, जो पुअर कंट्री है उसको कैसे हैंडल किया जाए, इन दोनों को नहीं आता था। इन लोग के पास वैसे रिसोर्सेस नहीं थे। यूरोप और जापान ये रैपिडली काफी तेजी से जो है इकोनॉमिक ग्रोथ हो चुका था, इनको जो है अब IMF और वर्ल्ड बैंक की जरूरत नहीं थी। तो 1950s से ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन ने जो है अपने आप को शिफ्ट करना शुरू किया, ध्यान देना शुरू किया डेवलपिंग कंट्रीज की ओर। चलिए इससे पहले आगे बढ़े, यहाँ मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि MNCs क्या थे। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, आपने नाम सुना होगा इसका। ये लार्ज कंपनीज होती हैं जो इनके जो ट्रेड्स होते हैं या जिनकी जो फैक्ट्रीज होती है सेवरल कंट्रीज में होते हैं। ये प्रोडक्शन कहीं और करते हैं, इनका सामान कहीं और बिकता है और इनके ब्रांचेज जो है बहुत सारे कंट्रीज में होते हैं। ये फर्स्ट MNC जो है वो 1920s में स्टैब्लिश हुआ था और 1950 से 60 के बीच जो है US बिजनेस एक्सपेंडेड वर्ल्ड वाइड। जो अमेरिका का जो बिजनेस था वो बहुत तेजी से पूरे वर्ल्ड में फैल चुका था। वेस्टर्न यूरोप, जापान, ये लोग भी जो है धीरे धीरे अपने आप को पावरफुल इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक साबित कर रहे थे। मतलब इनके भी MNC जो है दूसरे कंट्री में जा चुके थे। लेकिन ये जो MNC थे ये बनने के रीजन क्या थे? तो MNC जो है 50 से 60 के बीच बहुत तेजी से बढ़ने का रीजन ये था कि जो हाई इंपोर्ट टैरिफ रेट था उससे कैसे बचा जाए। मान लीजिए कि अमेरिका में सामान बनता और उसको इंडिया ले करके जाया जाता, तो इसमें क्या होता था कि टैरिफ लगता था, टैक्सेस लगते थे। इस टैक्स से बचने के लिए इन कंपनीज ने क्या किया कि अपने फैक्ट्री को ही जो है उसी कंट्री में लोकेट कर दिया जहां पर इनको अपना सामान बेचना होता था और ये उस कंट्री के जो है डोमेस्टिक प्रोड्यूसर बन गए, जिससे इनको क्या हुआ कि टैरिफ से आज़ादी मिल गई। टैरिफ से आज़ादी मिलने की वजह से जो है इनको काफ़ी बेनिफिट होने लगा। चूंकि ये जो न्यू इंडिपेंडेंट कंट्री थे ये पार्ट थे कॉलोनीज के, मतलब जो यूरोपियन कंट्रीज थे उन्हीं के अंडर में रहे थे, इसलिए इंडिपेंडेंट होने के बाद अब इनके पास बहुत ज़्यादा प्रेशर था। इनका पॉपुलेशन बहुत हाई था, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा था। कैसे हाई जो पॉपुलेशन था उसको पॉवर्टी से बाहर निकाला जाए, इसकी वजह से ये लोग जो है इंटरनेशनल एजेंसी के गाइडेंस में आ गया। और ये इंटरनेशनल जो एजेंसी थी जिसमें IMF और वर्ल्ड बैंक था, ये कंट्रोल किया जाता था कॉलोनियल पावर के थ्रू। तो इसमें क्या हुआ कि डीकोलोनाइजेशन के बाद भी जो कॉलोनियल पावर्स थे उन लोगों ने जो इंडिपेंडेंट कंट्री थे उनके रिसोर्सेस को इस्तेमाल करना चाहा और उसको किसी न किसी तरह से जो है अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश की। लार्ज कॉरपोरेशन जो थे पावरफुल कंट्रीज के जैसे अमेरिका के, उसने जो है अपने पास राइट्स रख लिए किस चीज के, तो डेवलपिंग कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेस को इस्तेमाल करने के। वो बहुत चीपली जो है इन रिसोर्सेस को अपने बेनिफिट में इस्तेमाल करते थे। एट द सेम टाइम उसी समय जो डेवलपिंग कंट्री थे वो जो है तेजी से ग्रोथ करना चाहते थे, इसलिए वेस्टर्न इकोनॉमी एक्सपीरियंस्ड इन 1950 एंड 60 इनको कोई बेनिफिट नहीं हो पा रहा था
मतलब इनके रिसोर्सेस हैं, फ्री भी हैं ये, लेकिन इनके रिसोर्सेस खुद ये इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं। तो अब क्या होगा, तो ये लोग चाहते थे कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जिसमें इनकी बात मानी जाए और इनके हिसाब से जो है सब कुछ होना। डेवलपिंग कंट्रीज ने जो है अपना खुद का इसलिए ग्रुप बना लिया अपने आप को एक्सप्लॉइट होने से बचाने के लिए। इस ग्रुप का नाम रखा गया G77। ये ग्रुप जो है एक नए इकोनॉमिक ऑर्डर का डिमांड करने लगा, जिसका नाम दिया गया न्यू का मतलब ये था एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें रियल कंट्रोल हो उस कंट्री का, जिस कंट्री का है उसके रिसोर्सेज पे ज़्यादा उसको डेवलपमेंट असिस्टेंस मिले, उसको हेल्प किया जाए, उसके रॉ मटेरियल का उसको अच्छा प्राइस मिलना चाहिए और बेटर एक्सेस होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का इन डेवलप्ड कंट्रीज मार्केट। मतलब अब ये कंट्री यूनाइट हो रहे हैं, डेवलपिंग कंट्री, और वो चाह रहे हैं एक ऐसा कंडीशन जिसमें उनके फेवर की चीजें हो, ना कि डेवलप्ड कंट्री के चीजें। क्योंकि इसके पहले तक जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम है वो केवल जो है उन्हीं कंट्रीज को हेल्प कर रहा था जो जिन लोगों ने उन्हें बनाया था, अमेरिका हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गया, डेवलप्ड कंट्री को हेल्प कर रहे थे। जबकि जो डेवलपिंग कंट्री थे वो उसके फेवर में नहीं थे, वो नया सिस्टम चाहते थे जिसमें उनके रिसोर्सेज को उनके बेनिफिट में इस्तेमाल करवा सके।